So in the previous lecture we have covered until lenses. तो लाइट एंड लेंसेज का हमारा पूरा सेक्शन हो गया कंप्लीट. अब हम आ जाते हैं साउंड की तरफ. तो साउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर नॉट ओनली पेपर 1 बट ऑल्सो फॉर पेपर 2. और पेपर 4 में भी इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं कभी कभार. तो हमें ये समझना है कि साउंड क्या होता है, साउंड से रिलेटेड एको और उसके यूज केसेस क्या होते हैं, साउंड की टाइप्स क्या हैं, साउंड की स्पीड क्या होती है, ये सब और इससे और भी ज्यादा हमें समझना है साउंड में. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल अपने फर्स्ट पॉइंट से, जो कि है पेपर शेयर. तो पेपर 1 में साउंड आपको मिलेगा तकरीबन 2 से 3 मार्क्स तक. पेपर 2 में तकरीबन 7 to 8 मार्क्स. और पेपर 4 में यूजुअली नहीं आता है. इसका एक टॉपिक है बेल जार एक्सपेरिमेंट. वो पेपर 4 में आ सकता है, लेकिन वो भी इतना ऑफनली आपको पेपर 4 में नजर नहीं आएगा. सो इट्स वेरी रेयर इन पेपर 4. लेकिन अगर पेपर 4 में आ जाता है तो 2 से 3 मार्क्स का आएगा. इससे ज्यादा पेपर 4 में आप साउंड को एक्सपेक्ट ना करें. तो अब स्टार्ट करते हैं साउंड क्या है और साउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. जी, तो आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज साउंड? ओके, तो साउंड एक डिस्टरबेंस है और इसको आप वाइब्रेशन भी कह सकते हैं. एंड इट इज अ डिस्टरबेंस और अ वाइब्रेशन इन द मीडियम. सो वॉट एवर द मीडियम इज कैरिंग साउंड, दैट मीडियम इज लाइक डिस्टर्ब्ड बाय द प्रोड्यूसर. तो उस डिस्टरबेंस का नाम हमने क्या रखा है? साउंड. Now, if we talk about sound, that although it's a disturbance or vibration, तो ये भी जरूरी है कि ये डिस्टरबेंस या वाइब्रेशन ट्रेवल कैसे करती है. So it travels like a longitudinal wave. So sound travels like a longitudinal wave. और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरीके से चेंज होते हुए आपको नजर आएंगे. So at some place the particles would come closer and on the other place the particles would go away. तो साउंड के मीडियम के जो भी पार्टिकल्स होंगे वो कुछ जगहों पे कंप्रेस हो जाएंगे और कुछ जगहों पे रिफ्रैक्ट कर जाएंगे. तो हम कहते हैं इसको कंप्रेशन और रेयरफैक्शन. So this is a compression and this one is your rarefaction. Now the important thing is कि जब भी कभी आप साउंड को ट्रेवल करवाना चाहते हैं तो साउंड हमेशा पार्टिकल्स की बेसिस पर ही ट्रेवल करेगा. और इसका सीन लाइट से डिफरेंट है. जैसे लाइट विदाउट मीडियम भी ट्रेवल कर सकती थी, साउंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. साउंड को लाजमी लाजमी कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है और ये लिक्विड या गैसेस में ट्रैवल करता है, लेकिन सबसे अच्छा ट्रैवल करता है सॉलिड्स में. सो साउंड ऑलवेज नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल. Sound always needs a medium to travel.
Now we need to have an idea of speeds of sound in different mediums. जी, तो आप में से कोई बता सकता है एयर या गैस में स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है? What's the speed of sound in air? It is considered to be 330 meter per second. Now this is not an exact figure. ये कम ज़्यादा होती रहती है depending on the gas. Like if it is traveling in air, so it depends on multiple factors of air. जैसे कि air की wind speed और साथ में air का moisture, humidity and all those factors account in for the speed of sound in air. So it's not precisely 330. It could be near about 330. Like it could be 310, 313 as well. और कुछ केसेस में 340 तक भी हो सकता है, बट इट इज कंसीडर्ड टू बी 330 एज एन एवरेज. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, we have the next medium which is liquid or water. So anyone having any idea what's the speed of sound in water? Okay, so it's considered to be 1500 meter per second. And finally, we have the last one, which is solid. It could be any solid, whether like glass, wood or even metal. तो कोई सा भी सॉलिड हो सकता है और यहाँ पर जो स्पीड होगी वो रहेगी अराउंड 5000 मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड ऑफ साउंड सबसे तेज कहाँ होती है? सॉलिड्स में होती है. इसीलिए आपने नोटिस किया होगा जब अम्मी कुछ बात समझा रही होती हैं जबान से तो हमें समझ नहीं आती क्योंकि स्पीड कम होती है, लेकिन जैसे ही अम्मी की फ्लाइंग चप्पल हमारे मुंह पर आएगी तो क्योंकि फ्लाइंग चप्पल इज सॉलिड तो अब स्पीड ज्यादा हो चुकी है और चीज जल्दी से समझ में आ जाएगी. वट एवर द थिंग इज would come to our understanding quickly. तो इसीलिए flying chapel is far better than understanding something verbally. Now, moving forward, we have our frequencies of sound. तो frequency of sound भी बहुत important है. Now, this frequency of sound is basically for humans. Now, the SI unit of frequency is hertz. ये आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स में इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. तो अब मुझे ये पता है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज. अब मैं देख लेता हूं कि साउंड फॉर ह्यूमंस किस फ्रीक्वेंसी में लाई करता है. सो इट लाइज वेयर एवर इट कुड बी in between 20 and 20,000. So it should lie wherever it wishes between the range of 20 and 20,000. 20 से ज्यादा होगा और 20,000 से कम होगा. Like these are the two limits for the sound of a human ear. Like any sound in between 20 and 20,000 could be heard by the human ear. While any sound which is lesser than or greater than this limit would be considered as unhearable. So the frequencies below 20 are considered to be sound with infra frequencies. तो 20 से नीचे वाले साउंड्स की फ्रीक्वेंसीज का हमने क्या नाम रखा है? इंफ्रा. तो इनको इंफ्रा फ्रीक्वेंसी साउंड्स कहते हैं हम और शॉर्ट फॉर्म में इंफ्रा साउंड कह सकते हैं. ऑन द अदर एक्सट्रीम वी हैव 20,000 और 20,000 से आगे जो साउंड होंगे
वहां पे हमारी फ्रीक्वेंसीज हो जाती हैं अल्ट्रा फ्रीक्वेंसीज. So we can name them as ultra frequency sounds or ultrasounds to be short. So these are two limits of our sounds which are 20 and 20,000. 20 से नीचे जितने भी साउंड्स होंगे वो इंफ्रा होंगे और 20,000 से आगे जितने भी साउंड्स होंगे उनका नाम हम क्या रखेंगे? अल्ट्रासाउंड्स. So we have these two special names of frequencies. Lesser than 20 is infrasounds and greater than 20,000 is ultrasounds. So now we need to be aware of the usage of ultrasound as well. तो अल्ट्रासाउंड का यूज केस क्या होता है जरा ये समझ लेते हैं. Now we first of all use ultrasounds to clean circuit boards. जितने भी आपके सर्किट बोर्ड्स होते हैं उनको अगर हम ब्लोअर के साथ क्लियर करना चाहें तो एक प्रेशराइज्ड एयर लगती है जिसकी वजह से आपके जो सर्किट कंपोनेंट्स होते हैं उनका डिस्टॉर्ट होने का चांस बढ़ जाता है. सो इन दोज केसेस वी यूज सर्किट बोर्ड क्लीनिंग एपरेटसेस व्हिच प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड्स. तो अल्ट्रासाउंड वेव्स बहुत ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं लेकिन सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स के लिए. So you won't even perceive or you won't even feel the ultrasound waves on your body. लेकिन जो dust particles होते हैं they get shattered by those ultrasound waves. तो ultrasound waves में कोई pressure नहीं होता है. They are like a large amount of vibrations for the dust particles. तो वाइब्रेशंस की वजह से आपके डस्ट पार्टिकल्स लूज अवे हो जाते हैं. दे जस्ट लूज देयर ग्रिप फ्रॉम द सर्किट बोर्ड एंड देन दे कुड बी रिमूव्ड बाय जस्ट अ ब्रश और समथिंग. और हमारा जो सर्किट बोर्ड है वो लाइक विदाउट डिस्टॉर्शन विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर क्लीन हो जाएगा. So that is how we use ultrasounds in cleaning circuit boards. Now the next one is that ultrasounds are used in medical or prenatal diagnosis. तो हमारे पेपर में 2018 और 20 में ये टर्म यूज हुई थी एमसीक्यूज में और एग्जामिनर रिपोर्ट के मुताबिक 85% स्टूडेंट्स वर अनएबल टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट करेक्टली. तो प्रीनेटल का जो टर्म है ये आपको पता होना चाहिए. सो वी नॉट ओनली यूज इट फॉर मेडिकल डायग्नोसिस बट वी आल्सो यूज इट फॉर प्रीनेटल डायग्नोसिस. लाइक इट इज यूज्ड टू चेक फॉर द pregnant women before their births. So prenatal diagnosis or medical diagnosis is a very, very important use case of ultrasounds. Now, moving forward, we need to have an idea of a concept related to sound, which is echo. तो echo क्या चीज है ये आपको पता होना चाहिए. Now, if we talk about this entire chapter, तो इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एको का है और इस पर हम लगाएंगे 2 स्टार. तो एको पर 2 स्टार लगाने की वजह यह है कि आपने एको को बहुत अच्छे तरीके से समझना भी है और बाद में रिवाइज भी करते रहना है. बिकॉज इट इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर थ्योरी एंड फॉर न्यूमेरिकल्स. तो ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक भी है और साथ में इसमें से थ्योरी और एमसीक्यूज के क्वेश्चंस भी बनते हैं. जी, तो आप में से कोई मुझे पहले बता सकता है व्हाट इज एको? क्या होता है ये एको? कहाँ से आया है ये एको? किसी को आइडिया है? Yes, anyone who could tell me what is echo?
Very good. It is the reflection of sound wave. Now we have already covered the concept of reflection in light. तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी इम्प्लाई होता है और हमारा जो एको है वो बिल्कुल सेम रिफ्लेक्शन होता है, बट दिस टाइम इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। और यहाँ पर भी जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो काफी सिमिलर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। सो द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड is always occurring in empty spaces which are large in size and have solid surfaces. So wherever you are having a bunch of solid surfaces around you, like your walls, तो आप अपनी walls के around होते हुए empty room के अंदर अगर कुछ कहेंगे, if you shout or you speak or even utter a single word, you would hear some reflections of it coming back. तो आपको echo feel होगा, and that echo is because of solid walls around your body. So those solid walls or those solid surfaces are repelling the sound back to your ears. And that is how you are able to listen to yourself multiple times. एक बार कहने के बाद आप 2 से 3 मर्तबा अपने साउंड को रिपीट होते हुए सुनेंगे. Now, echo is extremely useful to measure the depths of seas or oceans by the concept of sonar. So, sonar is a mechanism that uses sound echo to measure depth of sea. तो पाकिस्तान में गोल्ड क्योंकि बहुत महंगा हो चुका है, तो अब हमारे पास सस्ते में एक सोनार आ गया है. अब हम यही वाला सोनार यूज करेंगे क्योंकि गोल्ड वाला सोनार हमारी रेंज से आउट हो चुका है. तो हमने इस सोनार को कैसे यूज करना है, हमने सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट लेना है विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस सम लार्ज नंबर ऑफ साउंड वेव्स इनटू द सी बेड. तो ये सी बेड की तरफ साउंड वेव्स को पहुंचाएंगे भाई, और सी बेड से स्ट्राइक करने के बाद आपकी साउंड वेव वापस रिसीव होगी यहाँ पर, which is going to tell you that all your wave or all your sound has returned back, और whatever the amount has returned उसमें टाइम कितना लगा है. So we would just calculate the time, जो भी टाइम हमारा कंज्यूम हुआ है ड्यूरिंग दिस एंटायर ट्रेवल, और फिर उस टाइम को यूज करते हुए हमने करनी है एक कैलकुलेशन. तो कैलकुलेशन कैसे होगी, उसका फॉर्मूला क्या है वो समझ लेते हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज दैट वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला v is equals to 2d upon t. Now this is very similar to our formula of speed which was v is equals to d over t, या हम कहते थे s is equals to d over t. Now this is very similar. The only difference is that we are using 2d over t. तो 2d यूज करने की वजह क्या है ये समझ लें. We have doubled the distance. आप देखें आपका जो साउंड है वो एम्पलीफायर से या जो भी प्रोड्यूसर था वहां से पहले ट्रेवल करता है towards the seabed and then returns back towards the receiver again. तो हमारा जो डिस्टेंस है वो वन साइडेड नहीं है. अब नाउ वी हैव the equal amount of distance on both sides. First the sound is going down by this like some distance, and the same amount of distance is covered for the sound to return back. So
पहले अगर हमारा साउंड ट्रेवल कर रहा है 700 किलोमीटर्स, तो अब कितना हो जाएगा? 700 रिटर्न में भी हो जाएगा. So that is why we use 2D over here instead of D only. Now let's come to the calculations. तो calculations कैसे करते हैं ये जरा समझ लें. Calculations करने के लिए आपके पास speed defined है. The speed of sound in water is 1500. So you will consider it to be 1500 with D as unknown and T as the time. Let's say it takes up 35 और 30 seconds. तो अब आप लोगों ने सॉल्व करना है इसे और मुझे बताना है डी का आंसर. ऑल ऑफ यू नीड टू डू दिस एंड लेट मी नो द आंसर फॉर डी. फिफ्टीन हंड्रेड इज इक्वल टू 2D over 30 seconds. Okay, so we have 22 500. Okay, one thing to be noticed over here is that you are considering the speed and meter per second. तो अगर आप टाइम भी यूज करते हैं तो उसको आपने सेकंड्स में ही रखना है. यू वोंट कंसीडर इट टू बी इन मिनट्स और आवर्स. अगर आपको टाइम मिनट्स या आवर्स में गिवन है तो आपने उसे लाजमी कन्वर्ट करवाना होगा. सो वी हैव द फॉर्मूला एज v इज इक्वल्स टू 2D over t. I'll just write it down over here as well. V is your speed, d is the distance, and t is your time. So that's the entire concept of echo. अब echo से related एक MCQ क्वेश्चन जो 2016 में आया था वेरिएंट्स में, वो मैं आप लोगों को देने लगा हूं. आप लोगों ने करना है इसे सॉल्व और मुझे बताना है अपना फाइनल आंसर. ये हमारे एक भाई हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, तो इन्होंने गन निकाल के फायरिंग शुरू कर दी है. एग्जामिनर हमें बता रहे हैं कि करीब ही एक वॉल है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 meters. Now you need to find the time for the echo to come back to the shooter. शूटर को echo कितनी देर में सुनाई देगा ये हमें करना है find. The examiner has not given us the speed of sound, so we will consider it to be 330 meter per second. तो अब ये आप लोगों ने करना है सॉल्व. द डिस्टेंस इज 300, स्पीड इज 330. टाइम फाइंड करें और मुझे बताएं कितना आता है. Okay, so we have the first answer as 1.81.
बाकी सबने भी कंफर्म करना है इफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर। बाकी सबका आंसर 1.81 आ रहा है या नहीं? Okay, so all of you are getting 1.81. I'll just do a quick working of it. The speed is 330, distance is taken as 300, and the time could be found by shifting its place. So it would be t is equals to 600 divided by 330. Now that's it. We have got our working as well as our answer for this echo MCQ. Now moving forward, we have the next concept which is related to bell jar experiment. Now bell jar experiment is important for paper 4. पेपर 2 में एक बार असेस हुआ था ये, लेकिन पेपर 4 में ये 2 से 3 बार आ चुका है. So it is relatively more important for paper 4. बेल जार एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले ये समझना होगा कि इस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करते क्यों हैं. व्हाट्स द कोर रीजन ऑफ परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट. So bell jar experiment is performed to check if sound can travel in vacuum or not. Can travel in vacuum or not. तो इस प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे एक बेल विद इन अ जार. नाउ दिस इज अ ग्लास जार क्लोज्ड फ्रॉम द टॉप, और यहाँ पर हमारे पास लगा होता है एक वैक्यूम पंप. सो दिस इज आवर वैक्यूम पंप. currently I have got my bell over here in the center, और साथ में हमारे पास मौजूद है एयर भी. तो एयर भी मौजूद है और बेल भी मौजूद है जार के अंदर. नाउ व्हाट वी सी ओवर हियर इज दैट इफ आई रिंग द बेल, if I ring the bell with air present inside, I will be hearing the sound of bell. Now what happens over here is कि जैसे ही मैंने इस बेल को रिंग करना है, मुझे एयर की प्रेजेंस की वजह से साउंड सुनाई देना शुरू कर देगा. I would be able to hear all of the sound properly. Now if in case in the second step I remove the air from the bell jar, if I remove air from the bell jar, I won't hear any sound. तो अब क्या हो रहा है कि मैंने जब इस बेल जार में से वैक्यूम पंप की हेल्प से एयर को कर दिया है रिमूव, तो मुझे कुछ ऐसा फील होगा दैट एज आई रिंग द बेल आई वोंट बी एबल टू हेयर एनी ऑफ द साउंड. तो अब एयर अंदर मौजूद है. जैसे ही मैंने इसको करना है रिमूव बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप, मैंने एयर के एक एक पार्टिकल को पकड़ के बाहर निकाल दिया है कि बाहर निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए यहाँ रुकने की. तो एयर से सारे पार्टिकल्स अब बाहर आ चुके हैं और बेल जार के अंदर अब कोई एयर पार्टिकल नहीं है. तो आपको क्या फील होगा? आपको कुछ भी फील नहीं होगा. द बेल वुड स्टिल रिंग
within the air jar or the bell jar, but you would also be able to see it, but you won't listen anything from it. आपको नजर आएगा कि बेल हमेशा की तरह अपने आप को रिंग कर रही है, it is striking the rings towards one another, but still I am unable to hear anything from it. तो बेल रिंग कर रही है, उसके जो रिंग्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है. आई एम अनएबल टू हियर एनीथिंग. सो द रीजन ऑफ इट इज दैट आई वोंट बी अलाउइंग एनी ऑफ द वेव्स टू ट्रांसमिट. मैं किसी भी वेव को ट्रांसमिट होने के लिए अलाउ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बीच में एयर मौजूद ही नहीं है. So since I've stopped the transmission, I've made sure that none of the wave or none of the disturbance comes out of the jar. So this is how I can prove that without air or without any medium, the particles are absent, so the sound will not travel. Because of the absence of particles, the sound will not travel at any point. अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक बहुत कॉमन एमसीक्यू आता है कि एग्जामिनर आपसे पूछते हैं, व्हाई डोंट यू हियर द ब्लास्ट अकरिंग ऑन सन. सो वी वुड से सन ब्लास्ट कैन नॉट बी हर्ड because of vacuum in between. So the space is filled up with vacuum. Space में कोई particles नहीं है. It has only got the vacuum inside itself. So the blast occurring on sun will not be able to transmit towards earth. तो जितने भी ब्लास्ट यहाँ पर होते हैं वो यहाँ तक अपने साउंड को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन लाइट ट्रेवल कर जाती है, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स विदाउट पार्टिकल्स, विदाउट मीडियम. So it is allowed or it is able enough to travel from sun to earth without medium. तो वैक्यूम के अंदर होते हुए भी लाइट ट्रेवल कर जाती है, लेकिन साउंड ट्रेवल नहीं करता है. नाउ विद दिस we have another very important concept, that thunder lightnings or thunderbolts are seen first and then heard. तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे पहले थंडरबोल्ट्स नजर आ रहे हैं और फिर मैं उनको देख पा रहा हूं. सो आई फर्स्ट लिसन टू देम एंड देन आई हियर देम. तो पहले मैं उन्हें देखता हूं और फिर सुन पाता हूं. ऐसा क्यों हो रहा है? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाई कैन आई लाइक विजुअलाइज थंडरबोल्ट्स फर्स्ट एंड देन आई हियर देयर साउंड? व्हाट्स द रीजन? एनी आइडिया? वेरी गुड. सारे ही काबिल स्टूडेंट बैठे हैं माशाल्लाह से. तो आप लोग क्लास क्यों ले रहे हैं? ऑल ऑफ यू आर लाइक गिविंग द करेक्ट आंसर. आप लोग एक काम करें, एक एक्स्ट्रा क्लास और रखते हैं, आप लोग मुझे फिजिक्स पढ़ाएं. Thunderbolts are seen first and then listened because they can travel, or in fact because light can travel much faster than sound. तो ये एक रीजन है जो आपने याद रखना है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन जहां पर हम सन के बारे में पढ़ रहे थे. तो यहाँ पर हमारी जो बेसिक डिटेल्स हैं एको से रिलेटेड और बेल जार एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वो हो गई हैं कंप्लीट. अब हमारा स्टार्ट होने लगा है लास्ट टॉपिक, विच इज द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड. तो प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड को हम अब समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड क्या होती हैं और इनका इम्पैक्ट क्या होता है हमारे ऊपर.
So the properties of sound are majorly divided in 3 different sections. तो हमारे पास जो सबसे पहला सेक्शन है प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड का, वो होता है loudness. Then the next one is your sound quality, and the last property is pitch. So we have loudness, sound quality and pitch as the 3 properties of sound wave. तो साउंड वेव जब भी ट्रेवल करती है उसकी ये 3 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और इन तीनों यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के पीछे एक कोर रीजन है विद दैट पर्टिकुलर साउंड वेव. तो हर एक साउंड वेव में कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से हमारी ये 3 प्रॉपर्टीज वेरिएट करती हैं विद एवरी सिंगल साउंड. तो आप जितने भी लोगों की आवाज सुनेंगे, जितनी भी चीजों की आवाज सुनेंगे, हर चीज की, हर ऑब्जेक्ट की और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की साउंड फॉर्म अलग होती है, डिफरेंट होती है. उसका रीजन क्या है? द फर्स्ट थिंग इज लाउडनेस, which basically depends on amplitude, depends on amplitude. Now, the amplitude is basically the maximum displacement of a wave. So, like if I have a sound wave which is considered to be a longitudinal wave, it will look something like this. और साउंड वेव अगर आप कन्वर्ट करना चाहें इनटू अ फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव, तो आपके जो कंप्रेशंस हैं वो बन जाएंगे क्रेस्ट, जबकि आपके रेयर फ्रैक्शंस बन जाएंगे ट्रफ. So you would see that all of your compressions and rarefactions have converted into crests and troughs. तो अब आप देख सकते हैं कि आपका एम्पलीट्यूड यहाँ पर निकल कर आ चुका है. Now let's say if I draw an other waveform with a different amplitude, so you would observe that the first one is having greater amplitude while the second one is having lesser amplitude. तो पहली वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड ज्यादा है और सेकंड वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड रिलेटिवली कम हो चुका है. तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होने की वजह से हमारी जो वेवफॉर्म है वो लाउडर फील होगी हमें. सो ग्रेटर एम्पलीट्यूड मीन्स louder sound, greater amplitude, louder sound. Now we have lesser amplitude, and this would result in a faint sound. So this is the quality of sound wave depending on its amplitude. तो loudness किस पर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है. और जैसे ही हम एम्पलीट्यूड को ज्यादा करते हैं हमारा जो लाउडनेस है वो ज्यादा हो जाता है. एंड द सेम गोज विद द ऑपोजिट केस. इफ आई रिड्यूस माय एम्पलीट्यूड, the loudness would reduce as well. Sound would be termed as faint. Okay, so amplitude is basically the maximum displacement. आपकी जो इनिशियल पोजीशन है वेव की वो यहां से शुरू होती है, right from here. So as soon as the wave starts from its initial point and goes until the very top, तो यहाँ पर जो आपने हाइट कवर की है, the height that you have gained is considered to be your amplitude. इसको कहते हैं हम अपना amplitude, और ये वेरिएट करता है वेव टू वेव डिपेंडिंग ऑन दी प्रोड्यूसर. तो जो भी वेव का प्रोड्यूसर होगा वो एम्पलीट्यूड को अपनी नेचर और अपने वोकल कॉर्ड्स के हिसाब से वेरिएट करेगा. आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर. अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है साउंड क्वालिटी, एंड दिस डिपेंड्स अपॉन वेव फॉर्म. तो ये डिपेंड करता है वेव फॉर्म पे. नाउ लेट्स से
if I have a wave which is very smooth, तो हमारी जो स्मूथ वेव है वो हमें बहुत ही प्लीजेंट और बहुत ही सूदिंग साउंड देगी. Now let's say if I have a wave over here which is very smooth like this, and we have another wave which is not so smooth, having the same amplitude, but it is very distorted, बहुत ही ज्यादा distorted है और wavy है. So this one is a smooth wave, and this results in pleasant sound, while in against of it we have a distorted wave which results in disturbing sound, जिसको आप noise भी कहते हैं. So this is a disturbing sound or noise. So a disturbing sound is considered to be distorted waveform, which is also termed as a noise, जबकि smooth waveform pleasant sound देता है. अब पॉइंट ये है कि हमें प्लीजेंट साउंड और डिस्टर्बिंग साउंड कहाँ से मिल सकता है प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स में. तो प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल में आप प्लीजेंट साउंड फ्लूट में से निकाल सकते हैं. लाइक अ साउंड ऑफ अ फ्लूट would always feel pleasant to your ears, while if you talk about a disturbing noise or sound, you could generate it from drums or horns. तो जो आपके लाइक ट्रक हॉर्न्स होते हैं या ड्रम्स होते हैं, all of those objects or instruments produce a disturbing sound which creates a dizziness or a disturbance in your eardrums. तो आपके जो ear drums हैं वो परेशान हो जाते हैं, आपको खुद भी अच्छा फील नहीं होता. So that is the quality of sound wave on the basis of its waveform. Now the next one in line is pitch, and this depends upon the frequency. Depends on frequency. Now frequency is measured in hertz, और frequency का मतलब होता है number of sound waves produced in 1 second. आप एक सेकंड में कितनी वेव फॉर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, ये होता है फ्रीक्वेंसी. और फ्रीक्वेंसी रिलेट करता है पिच के साथ. नाउ व्हाट इज पिच? Pitch is basically the strength of sound. Pitch is the strength of sound. Like you would have heard the term that someone is having a very bleak voice. किसी को हम कहते हैं कि इनकी आवाज बहुत बारीक है, या किसी को हम कहते हैं that his voice is very heavy. इनकी आवाज बहुत भारी है, बहुत heavy है. So those two terms relate to the pitch of sound. तो pitch हमारे पास होती है strength of sound, and it is also divided in two sub quantities or sub properties. The first one is a waveform having a certain frequency, while the second one is also a waveform with same amplitude but with different frequency. तो अब आप देखेंगे कि आपकी frequency relatively कम हो चुकी है. Now we have two different waves. The first one is having greater frequency, in fact lesser frequency, and this results in lesser pitch. So a lesser pitch sound is heavy sound, like the sound of an aged man or of an adult is always like felt heavily on the ears. आपको ear drums पे heavy feel होगा, क्योंकि वहां पे हमारी जो frequency है वो relatively low होती है. The frequency is low, and that is why the sound would feel heavier to your ears. So the prominent example could be voice of an adult. While if we talk about the second case, so the second case is with higher frequency.
So since my frequency is higher, I would consider the sound to be having a higher pitch. तो sound की pitch क्या हो जाएगी? High हो जाएगी. Now this is considered to be a shrill sound. ये एक बारीक sound कहलाएगा और इसकी सबसे prominent example होती है cry of a kid. Like if a kid cries, he creates a higher frequency sound, जिसकी वजह से आपके कानों में वो आवाज पिच करना शुरू करती है या आपको चुभना शुरू हो जाती है. So that is a high pitch, high frequency sound, and that is a cry of a kid. I hope this is perfectly clear. अब चलते हैं अपने last concept की तरफ, which is sound production by an speaker. Sound production by a speaker. तो स्पीकर ड्रम्स या स्पीकर कॉइल्स कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं ये हम यहाँ पर समझेंगे और देखेंगे उस कॉन्सेप्ट को, that what is the core concept of sound being produced over here. So I have a speaker right in front of me and this is going to produce some sound as per my direction. तो जैसे मैं इसको वॉल्यूम या साउंड दूंगा वैसे ही इसने उन्हें प्रोड्यूस करना है. So what happens in the background is that it has got some coils of paper and a magnet at the back. तो यहाँ पर लगा होता है एक मैग्नेट, बैक साइड पे, फ्रंट पे लगे होते हैं पेपर कॉइल्स और पेपर कॉइल्स के साथ चल रहे होते हैं मेटेलिक वायर्स. So those metallic wires are first attracted towards the magnet. तो मैग्नेट इनको करता है कभी अट्रैक्ट और फिर अगले ही सेकंड में मैग्नेट इनको कर देता है रिपेल. So the magnet would bring the coils or the paper cones towards itself and then repel back. तो जैसे ही coils करीब आते हैं आपकी जो वेव फॉर्म्स हैं वो आपको compress होती हुई नजर आएंगी. So the waveforms would be compressed like this, while as soon as the coils or the cones go away, you would observe that rarefactions are created. Since the coil was being attracted, तो जितने भी एयर पार्टिकल्स थे वो सब भी एक दूसरे के साथ पीछे की तरफ हो गए. So now they are compressed and as soon as the coils are refracted or they are diffracted away, so since they are being pushed ahead, तो ये जब आगे जाते हैं तो आगे जितने भी particles हैं they also move ahead and as you can see with my hands that the particles are moving away and hence a rarefaction is created. So this is how a sound wave is produced by speakers in our daily lives. जितने भी आपको speakers नजर आते हैं वो सब इसी concept के ऊपर working करते हैं. So this was our compression and this is our rarefaction. Even your vocal cords within your ear, like eardrums, जो आपके vocal cords होते हैं in your neck, all of them are using the same concept. वो भी यही same concept use करते हैं. They like compress and hence create a compression and then they expand, creating a rarefaction of air. तो compression और rarefaction को create करते हुए आप sound waves produce करना शुरू कर देते हैं. So that is the entire concept of chapter sound. आज का हमारा topic हो गया है complete. इससे related कुछ past papers हैं जो हमने करने हैं next class में इंशाल्लाह और फिर आपका test भी due है. We are now alhamdulillah done with 3 sections: mechanical physics, thermal physics and waves. 3 sections हो गए complete. इंशाल्लाह आज कोशिश रहेगी कि आप लोगों के notes भी आप लोगों को दे दिए जाएं और जो recordings हैं वो तो provide कर दी जाती हैं. साथ में notes मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आज ही दे दूं. तो यहाँ पर आपका section number 3 हो गया है complete. 15 chapters done हो चुके हैं
और टेस्ट अब ड्यू है, तो टेस्ट इंशाल्लाह कमिंग वीक में कोशिश करेंगे कि रख लें। अगर आप लोगों के मिड्स ख़त्म हो जाते हैं जल्दी, वील ट्राई कि नेक्स्ट वीक में हो जाए, अदरवाइज वील डू इट वंस ऑल ऑफ योर मिड्स आर डन। सबके मिड्स हो जाएंगे उसके बाद इंशाल्लाह हम टेस्ट रखेंगे। जबकि फ्राइडे की क्लास में इंशाल्लाह हम वही ऑन डिमांड टॉपिक्स करेंगे। आप लोगों को जो भी टॉपिक्स कवर करने हो फ्राइडे को वो बता दीजिएगा क्लास में। तो इंशाल्लाह कवर कर लिए जाएंगे। आज के लिए फिर इतना ही है। एवरीवन इज परफेक्टली क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? जी, आज जितना भी पढ़ा है वो सबको क्लियर है या किसी को कोई क्यूरी, कोई प्रॉब्लम? ओके परफेक्ट। तो फिर आज के लिए रखते हैं इतना ही। इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज।